ओके, चैप्टर 1 हमारा चल रहा था 9 केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी, आज सेकंड क्लास होगी। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के कंट्रीब्यूशन साइंस के अंदर। ग्रीक पीरियड मैंने आपको बताया था, जिसमें एरिस्टोटल, प्लेटो और डेमोक्रिटस, इन 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा था। फिर मुस्लिम पीरियड आया था इसके बाद। इन द मुस्लिम पीरियड देयर वर 4 मुस्लिम साइंटिस्ट, जाबिर इब्न हैयान, अल राज़ी, अल बैरूनी, इब्न सीना। तो इनके बारे में पढ़ा था, इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट बॉयल, जे ब्लैक, जे प्रिस्ले, शीले, कैवेंडिश, लवॉइजियर, जॉन डाल्टन, गे लुसैक, एवोगाड्रो, जे बर्ज़िलियस, मेंडेलीव, आर्हेनियस, माइकल फेराडे, जे थॉमसन, बोस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन। तो इन सब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या अहमियत है। तो इम्पोर्टेंस के मतलब होता है अहमियत। तो केमिस्ट्री की क्या अहमियत है डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये केमिस्ट्री किस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। कि खाना पकाना, खाना खाना और खाने का हजम होना, ये सारा का सारा प्योरली केमिकल प्रोसेस है। मतलब जो हम खाना पकाते हैं उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। उसके जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने पर हमारे स्टमक के अंदर जो है वो पूरे केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। तो केमिस्ट्री खाना पकाने में, खाना खाने में और खाने को हज़म करने में, इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। तो एक इम्पोर्टेंस हो गई। अगर केमिस्ट्री नहीं होती, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, तो फिर हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, नहीं खाना पका पाते हम किचन के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट, समझ में आई है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। जो हम इमारतें तामीर करते हैं, जो हम साफ़ सफाई करते हैं अपने घरों की, बर्तनों की, इन सब के सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जैसे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए उसके अंदर हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट एक केमिकल कंपाउंड है। इस तरह से घर बनाने के बाद उसके अंदर हम पेंट करते हैं, तो पेंट भी एक केमिकल कंपाउंड है। पेंट करते हुए क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो वॉल के अंदर होल्स वगैरह हैं उनको फिलअप करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारी केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है। इस तरह से क्लीनिंग और वॉशिंग जो हम करते हैं अपने घरों की, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में, जो हम केमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन है या क्लीनिंग है, वॉशिंग है, इन सब के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरा क्या फ़ायदा है केमिस्ट्री का, कि द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, कि केमिस्ट्री की मदद से हम पैदा करते हैं फर्टिलाइज़र्स को। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद, खाद बनाते हैं। फर्टिलाइज़र से क्या करते हैं, पौधों को उगने में मदद मिलती है, इससे खाद वगैरह। ये गिलास बनाते हैं, गिलास मतलब शीशा बनाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, कॉटन वगैरह, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह, सिरेमिक्स में टाइल्स वगैरह बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, सोप्स बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं। ये सब के सब केमिस्ट्री की वजह से बनता है। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके हमें फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, या जिनको इस्तेमाल करके हम डेली लाइफ अपनी उसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं।
नेक्स्ट लास्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का? द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर आर, कि अगर हम गंदा पानी पी लें तो उससे जो बीमारियां आती हैं वो कोलेरा की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं हैज़ा, कोलेरा की बीमारी होती है, टाइफाइड होता है, डायसेंट्री की बीमारी होती है, ठीक है, स्किन और आई इन्फेक्शंस होते हैं, ये सब होता है गंदा पानी पीने से। कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, इनको हम क्लोरीन डालकर कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोरीन ट्रीटमेंट करके, टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर, ताकि जो उसके अंदर पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस किसे कहते हैं? पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारियां फैलती हैं, हम उनको पानी के अंदर से ख़त्म करते हैं जब पानी में से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री के 4 इस्तेमाल देख लिए हमने। पहला इस्तेमाल क्या? कुकिंग में, ईटिंग में और डाइजेस्टिंग फूड में केमिस्ट्री काम आती है। सेकंड क्या बताया? कंस्ट्रक्शन में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में केमिस्ट्री काम आती है। थर्ड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइज़र, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब किससे बनाए जाते हैं? केमिस्ट्री की मदद से। और फाइनली गंदा पानी पीने से जो बीमारियां फैलती हैं, तो उस गंदे पानी में जो जरासीम है उसको मारने के लिए क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं। और क्लोरीन भी असल में केमिस्ट्री का अंदर एक केमिकल है, एक एलिमेंट है। समझ में आ गई इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की? तो मसला ओके, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री होगी डेली लाइफ में। बाकी मैं इसको नोट्स की सूरत में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लिखने में क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा हमारा, हम समझने में ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी नोट्स के थ्रू आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस, केमिस्ट्री की शाखें। तो केमिस्ट्री तो एक बहुत वास्ट एक फील्ड है ना बच्चे, तो केमिस्ट्री के अंदर वेरियस हमारे पास ब्रांचेस भी हैं बहुत सारी। तो कुल मिला के 11 ब्रांचेज है इसकी। देयर आर 11 ब्रांचेज इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो उनमें से एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न द केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। लॉज से मुराद ये कि इसमें हम पढ़ते हैं कवानीन के बारे में, और प्रिंसिपल मतलब असूलों के बारे में। कवानीन और असूलों के बारे में पढ़ते हैं, वो जो क्या करते हैं, विच गवर्न द केमिकल रिएक्शन, गवर्निंग केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो वो डिफरेंट टाइप से लॉज को और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होता है। उन तमाम लॉज और प्रिंसिपल्स को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक लॉ हमारे पास है, लॉज तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक लॉ हमारे पास है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट दिस टेल्स यू? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, या द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना रिएक्टेंट मिलाते हैं आपको प्रोडक्ट उतना ही मिलता है। वैसे अगर आपने 5 किलो गोश्त और 5 किलो चावल मिलाया तो आपको 10 किलो बिरयानी ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 किलो बिरयानी मिल जाए। जितना रिएक्टेंट आप मिलाएंगे प्रोडक्ट आपको उतना ही मिलेगा। ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह के और कई लॉज हैं और न्यूमरस लॉज हैं, इनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं भाई? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री डील करता है लॉज और प्रिंसिपल से। ये कुछ असूल और कुछ कवानीन बताता है जो केमिकल रिएक्शंस पर अप्लाई हो रहे होते हैं। आगे वो समझ बात। दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। द सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है ना, ऑर्गेनिक का जो वर्ड आया है वो आया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से, मतलब इसके अंदर हम उन तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से या जिंदा चीज़ों से हासिल होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ
दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ों से हासिल होती हैं, जैसे कि यूरिया। अब यूरिया जो होता है वो जानवरों से हासिल होता है, कि जो एनिमल्स हैं, काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह, तो वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट, उसको यूरिया कहते हैं। तो वो यूरिया के थ्रू फिर एज अ फर्टिलाइज़र उसको इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। तो यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चूँकि यूरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहा है, दैट्स वाई दिस यूरिया इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद चाहे आप उसको एनिमल से हासिल कर लो, चाहे आप उसको प्लांट से हासिल कर लो। एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी एक और डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो एलिमेंट हो सिर्फ। पहला तो हाइड्रोजन हो और दूसरा कार्बन हो। अगर ये दो एलिमेंट से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बन रहा है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोकार्बन हमारे पास है CH4। अभी हाइड्रोकार्बन है बिकॉज इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दैट्स वाई इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन ये जो CH4 है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सुई गैस। ये सुई गैस का फॉर्मूला, जो घरों पे गैस आती है ना, सुई गैस जिससे खाना पकाते हैं, ये उसका फॉर्मूला है CH4। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मीथेन गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इसकी ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फर्स्ट तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें ज़िंदा चीज़ों से या जानदार चीज़ों से, जैसे कि जानवरों से या पौधों से जो एलिमेंट्स हमें हासिल होते हैं, जो कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं। आगे समझ बात क्लियर है? थर्ड उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उर्दू में हम उसको बोलते हैं गैर नामियाती कीमिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं भाई? जैसे कि हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, बेजान चीज़ों से हमें हासिल होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि माउंटेन, पहाड़। तो पहाड़ तो एक बेजान चीज़ है, पहाड़ जिनमें जान तो है नहीं, पहाड़ तो जानदार चीज़ नहीं है। माउंटेन्स जो होते हैं दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहाड़ में से अगर कोई कंपाउंड निकल रहा है, तो पहाड़ में से जो कंपाउंड निकलते हैं माउंटेन्स में से, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। ये मिनरल्स कहलाते हैं, उनको उर्दू में कहा जाता है मादिनियात। मादिनियात। तो जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास जितने भी, जैसे कि हमारे पास एक मिनरल हमारे पास है NaCl, नमक। तो नमक के बारे में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये ऑर्गेनिक का रिवर्स है। और ऑर्गेनिक में हर उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें जिंदा चीज़ों से हासिल होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बेजान चीज़ों से हासिल होता है, जो हमें गैर जानदार चीज़ों से हासिल होता है, जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग थिंग्स में से हासिल होता है। जैसे मैंने मिसाल दी माउंटेन्स, पहाड़ों में से जो कंपाउंड्स निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, उनको मिनरल्स कहा जाता है। अब उन मिनरल में अगर कोई कंपाउंड है, जैसे NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई इस तरह का कंपाउंड है, तो फिर वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ा जाएगा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस में आ गई। यहाँ पर 3 ब्रांचेस अभी हमने पढ़ी। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें लॉज और प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करेंगे या उन कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जो जिंदा चीज़ों से हासिल होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बेजान चीज़ों से हासिल होती हैं, जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स हासिल होती हैं। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ ब्रांच हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फोर्थ कंपाउंड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में दो वर्ड से निकला है ये वर्ड, बायो और केमिस्ट्री, बायो से और केमिस्ट्री से। अब बायो मीन्स होता है तब बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये हमारे पास, इसके अंदर हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और इसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर 50% बायोलॉजी है और 50% हमारे पास इसके अंदर केमिस्ट्री है। आधी बायोलॉजी और आधी केमिस्ट्री है, दोनों को मिलाकर हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं, जिंदा चीज़ों के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। जैसे हम जानदार लोग हैं, तो असल में इंसान की जो पूरी बॉडी है ना, वो केमिकल फैक्ट्री है, वो एक पूरी केमिकल प्लांट की तरह है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हर वक्त चल रहे हैं। आप रेस्पायरेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ये अमल भी मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इस तरह सेल का बनना और टूटना, मेटाबॉलिज्म, ये भी बायोकेमिकल प्रोसेस है। इस तरह जो आप खाना खाते हैं, डाइजेशन होती है, जो फूड है वो वेस्ट मटेरियल में एक्सक्रीटा में कन्वर्ट होता है, दिस इज़ आल्सो बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिंदा चीज़ों के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब सनती कीमिया। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह से कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है, हाउ टू मेक डिफरेंट कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज़। जैसे फर्टिलाइज़र है, ग्लास है, सीमेंट है, मेडिसिन है, ये सब इंडस्ट्री में कैसे बनाया जा सकता है। देखो जो केमिकल्स है ना, केमिकल्स को दो जगह पर बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है और इनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक डिफरेंस है, लैब में किसी चीज़ को बनाने में और इंडस्ट्री में किसी चीज़ को बनाने में फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ को लैब में बनाते हैं तो स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, थोड़ी सी मिक़दार में बनाते हैं, और जब किसी चीज़ को हम इंडस्ट्री में बनाते हैं तो बड़ी मिक़दार में बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में बनाते हैं। ये एक फ़र्क होता है। लैब में थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि लैब में तो टेस्ट कर रहे होते हैं जस्ट हम, लेकिन इंडस्ट्री में हमें मास प्रोडक्शन करनी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, जैसे कि सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इन सब चीज़ों को इंडस्ट्री में किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। और न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शंस जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर चल रहे होते हैं। तो कल एटम के बारे में थोड़ा सा तज़किरा मैंने आपके सामने किया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मादे का छोटा से छोटा ज़र्रा हमारे पास एटम कहलाता है। अब एटम की शेप कुछ इस तरह से होती है कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस, उसको बीच में गुठली जैसा होता है, दिस इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड दीज आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स। इसको ऑर्बिट कहा जाता है। अब ऑर्बिट में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए दिखेंगे, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन एटम। फिर न्यूक्लियस के अंदर दो और पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल आपको मिलते हैं, एक आपको मिलता है इसके अंदर प्रोटॉन और एक आपको इसके अंदर क्या मिलता है भाई? न्यूट्रॉन। ये दो पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन पे हमारे पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है, इट डजंट कंटेन एनी चार्ज। तो
कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर चल रहे होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर चल रहे होते हैं। जैसे उनमें से एक हमारे पास रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, मतलब तापकारी। आपने देखा होगा कभी कभार के घड़ियों में से कुछ घड़ी, कुछ क्लॉक्स होती हैं जिनके डायल्स अंधेरे में चमकते हैं। ये कुछ तस्बीह दाने होते हैं, रोजरी बीट्स जो होती हैं, तस्बीह दाने के जो दाने होते हैं, वो भी अंधेरे में चमकते हैं कभी कभार। इस तरह कुछ स्विच बटन्स वगैरह घर पे लगे होते हैं जो कि अंधेरे में चमकते हैं। तो वो उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उनके अंदर चल रही होती है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस टूट रहा होता है, और जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो उसके अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गैमा 3 तरह की रेज निकलती हैं और उसके अंदर से रोशनी खारिज होती है। तो एक तरह की रोशनी इसके अंदर से खारिज होती है। तो दैट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे भाई, हर उस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होता है। और एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का टूटना और टूटने पर उसके अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गैमा अलग अलग तरह के रेस का निकलना। तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करता है रेडियो एक्टिविटी को। आगे बात समझ में। तो यहाँ हमने 3 ब्रांचेज और अभी देख ली। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉलो होते हैं। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन से रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है? तो मसला कुछ पूछना है, नथिंग, समझ में आ रही चीज़ें। फिर 3 और ब्रांचेस देख लेते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और उसके अलावा देखेंगे हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो 9 ब्रांचेस हो जाएंगी, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो वर्ड निकला है वो निकला है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के मतलब होते हैं माहौल। तो ये हमारे पास हो गया पूरा माहौलियाती कीमिया। इसमें क्या पढ़ते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पर्सनल हाइजीन, पॉल्यूशन, हेल्थ हजार्ड्स एंड द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, माहौलियाती कीमिया, इसको हम कहते हैं माहौल के बारे में। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट हमारा कहलाता है, हमारा माहौल कहलाता है ये। अब एक फील्ड है पूरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिसको कहते हैं। तो मैंने खुद जो है वो BE किया है, इंजीनियरिंग की है, BE इन केमिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ मतलब इंटर के बाद जो BE करते हैं। तो मेरे BE केमिकल इंजीनियरिंग में है, और उसके बाद मैंने MPhil किया है। आई हैव डन MPhil इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इंजीनियरिंग करने के बाद हम MSc MPhil करते हैं। तो मेरी जो MPhil की फील्ड है वो इसी फील्ड में है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो 2 साल का ये ओवरऑल MPhil होता है, रिसर्च होता है इसके अंदर। तो हमने तो काफ़ी ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि यहाँ बेसिकली अगर मैं आपको बेसिक बताना चाहूँ तो कि कंपाउंड्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स का, डिफरेंट केमिकल्स का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट जाता है, हमारे माहौल को किस तरह से वो असरअंदाज करती हैं, किस तरह से वो अफेक्ट करती हैं। जैसे गाड़ियों का धुआं है, या कचरा जलाया जा रहा है, या फ्रिज वगैरह में से, एयर कंडीशनर्स में से CFC गैसेस निकल रही हैं। अब जो ये गैसेस निकलती हैं हार्मफुल गैसेस हैं, जो गाड़ी का धुआं निकल रहा है, या कचरा जलने से जो धुआं निकल रहा है, या इंडस्ट्री में से जो धुआं निकल रहा है, ये सब का सब क्या करता है भाई, हमारी हवा को ख़राब करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो इसकी स्टडी हम करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे माहौल पर डिफरेंट केमिकल्स का। बिल्कुल इस तरह से इंडस्ट्री में अगर गंदा पानी डाल दिया गया किसी दरिया में, किसी झील में, अब गंदा पानी डालने से क्या होगा कि जो मीठा पानी है, साफ़ पानी है, फ्रेश वाटर है, वो स्पॉइल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो एक तरह से माहौल को ख़राब कर रहा है, पानी भी माहौल का हिस्सा है। तो वो सब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का, डिफरेंट केमिकल्स का हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे माहौल पर, हवा में, पानी में, मिट्टी में, उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। और समझ में आ गई? तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है।
उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जिसको हम कहते हैं तज्जियाती कीमिया। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग करते हैं एनालिसिस, इसके अंदर एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं। इसके अंदर एनालिसिस की जाती है, तज्जिया की जाती है। एनालिसिस से क्या मुराद है, तज्जिया करना। दो तरह से एनालिसिस किया जा सकता है, या तो हम लोग करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, या फिर हम लोग करते हैं क्या भाई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना, किसी चीज़ की गहराई तक पहुंचना, उसकी असलियत बताना, दैट इज़ एनालिसिस। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है। अब अगर ये मार्कर है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसकी दो तरह की एनालिसिस करेगा, पहले क्वालिटेटिव, दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस करके बताएंगे कि ये मार्कर किन एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर इस मार्कर को बनाया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास कहलाएगा कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब जो चीज़ें मिली हुई हैं उसकी मिकदार क्या है, मतलब कितने ग्राम कार्बन मिला, कितना ग्राम हाइड्रोजन मिला, कितना ग्राम ऑक्सीजन मिला, यह हमारे पास है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई खाना पकाना है, बिरयानी बनानी है, तो उसमें पहले तो आप उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, चावल कितना चाहिए, गोश्त कितना चाहिए, मसाले कितने चाहिए, है ना भाई, ये सब चीज़ें। और उसके बाद जब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले गोश्त चाहिए, चावल चाहिए, मसाले चाहिए, उसके बाद कितने चाहिए, उनके अमाउंट क्या है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगी। तो दो तरह के एनालिसिस हम केमिकल्स की कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और उसको हम किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। पसंद में आ गई कि कंपाउंड्स किन किन चीज़ों से कोई चीज़ मिलकर बनी है और किस मिकदार में वो चीज़ें मिली हैं, तब जाकर एक हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हुआ, कोई भी मटेरियल हमारे पास बनकर सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो वर्ड निकला है वो निकला है मेडिसिन से। मेडिसिन मतलब दवाई। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री कल हमने पढ़ा था कि अबू अली सीना, इब्ने सीना, उन्होंने मेडिसिन पर बड़ा काम किया था, और मेडिसिनल केमिस्ट्री की शुरुआत उन्होंने ही की थी, इब्ने सीना ने की थी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मेडिसिन, चूँकि केमिकल्स ही होते हैं ना, मेडिसिन जो होते हैं, जो भी दवाई आपके घर पे है, सर दर्द की दवाई, नज़ले खांसी की दवाई, बुखार की दवाई, हर दवाई कोई केमिकल से मिलकर बनती है। और वो केमिकल्स किस तरह से मिलाया जाएगा, कितने अमाउंट में मिलाया जाएगा, उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी को मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कहते हैं, और इसी को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी इसी को कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब फार्मा में या फार्मेसी के अंदर जो केमिस्ट्री अप्लाई होती है। दवाई बनाना है तो दवाई बनाने में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। जो उसके फार्मूला है, कोई भी आप दवाई देखोगे ना, उसमें फार्मूला लिखा होता है दवाई का उसके डब्बे के अंदर, तो उसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री ने बताया किस तरह से दवाई को बनाना है। आगे बात समझ में, ये 3 ब्रांचेज और हो गई। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिफरेंट मटेरियल्स की। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हाउ टू डेवलप सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन। क्लियर है तो मसला, ये 9 ब्रांचेज हो गए। तो मैंने बोला टोटल 11 ब्रांचेज हैं, तो 2 ब्रांचेज और हैं। एक हमारे पास है क्वांटम केमिस्ट्री और एक हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। देखो क्वांटम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, क्वांटम का जो वर्ड है ना वो निकला है क्वांटा से। क्वांटम का जो वर्ड आया है वो क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल, जैसे कि एटम। हम एटम को एक क्वांटम कह सकते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री के तरह हम क्या करते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि एटम की स्टडी करते हैं। एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, एटम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जो स्टडी आती है वो किस में आती है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आती है। एटम्स के बारे में, एटम की स्टडीज़ के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं। आगे समझ में बात। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन से मुराद यहाँ पर, इसी ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग जो है सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ केमिकल्स का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब जाहिर सी बात है कि मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने से क्या हो गया कि धुआं तो निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो एनवायरनमेंट ख़राब होगा। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बस इस चीज़ की निशानदेही करता है कि केमिकल्स का हमारी इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट क्या है, क्या उसका असर है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या बताता है कि उन कंपाउंड्स की जगह पर कौन से ऐसे कंपाउंड्स हम डेवलप कर सकते हैं जो कि लेस हैजार्डियस हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से, मतलब मिसाल के तौर पे कि ओजोन लेयर के डिफ्लेक्शन के लिए गैसेस होती थी हमारे पास, CFC गैसेस, CFC मतलब होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये जो गैसेस होती थी CFC गैसेस, ये ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट किया करती थी, ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करते थे, जिससे क्या होता था कि ओजोन लेयर पतली हो जाती थी, जिससे अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन में आ जाया करती थी। तो अब क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री में बड़ा काम हो रहा है। हर वो कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जिनसे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिससे हमारी एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होगी। ऐसी गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं जिनमें से धुआं कम से कम निकलेगा, उनमें कैटालाइटिक कन्वर्टर्स वगैरह लगाया जा रहा है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट को अगर बचाना है तो कौन से दूसरे अल्टरनेट कंपाउंड्स हमें बनाने होंगे जो कि उतने ज़्यादा हजार्डियस नहीं होंगे जितने पुराने कंपाउंड्स थे। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या करता है, वो जस्ट निशानदेही करता है। इट जस्ट इंडिकेट्स कि भाई ये कंपाउंड जो है ना वो नुकसानदेह है, किसके लिए, हमारी ज़मीन के लिए। और ग्रीन केमिस्ट्री क्या करता है, ये किस लिए, ये नई बिल्कुल लेटेस्ट केमिस्ट्री है, अर्थ को ग्रीन करने के लिए, अर्थ को ज़्यादा उसके माहौल को बेहतर बनाने के लिए। ये क्या करता है कि अब फ्रिज तो इंसान चलाएगा, गाड़ी तो इंसान चलाएगा। अब मान लिया गाड़ी से धुआं निकल रहा है और गाड़ियों के धुएँ से एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है, फ्रिज के अंदर से ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो क्या कर रही हैं भाई, जो ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन इन सब वजूहात की बिना पर इंसान फ्रिज को, AC को और गाड़ियों को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकता। तो क्या किया गया, ग्रीन केमिस्ट्री बनाई गई कि हम ऐसे कंपाउंड्स को बना लें जो कि लेस डेंजरस हों प्रीवियस कंपाउंड से। बस समझ में आ गई क्या है ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास टोटल ब्रांचेस थी, दीज वर द 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, 11 अलग अलग ब्रांचेस थे। बस समझ में आ गई, सारे ब्रांचेस क्लियर है, कौन से ब्रांच में क्या डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मैटर के बारे में है। मैटर किससे कहा जाता है, मैटर के बारे में कल की क्लास में भी बताया था मैंने आपको। मैटर को उर्दू में हम लोग बोलते हैं मादा। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है। मैटर के स्टेट्स 3 तो उसके कॉमन स्टेट्स हैं जो आप जानते हैं। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू ऑलरेडी नो। तो 3 कॉमन स्टेट्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड मतलब लाइक बोर्ड, मार्कर, पेन, पेंसिल। लिक्विड मीन्स वाटर और पेट्रोल, दीज आर द लिक्विड थिंग्स। गैसेज आर लाइक एयर इज़ अ गैस। बट एक और 4th स्टेट होती है मैटर की, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। 4th स्टेट भी होती है मैटर की, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा देखा है कभी आपने, प्लाज्मा स्टेट हैव यू एवर ऑब्जर्व, नहीं ऑब्जर्व किया होगा। ये प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक होती है, गैस से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है ये, और बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। तो प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ये सूरज से निकलता है, सन से। सन जो है ना वो प्लाज्मा इजेक्ट करता है, जो बड़ा डेंजरस होता है। जब ये प्लाज्मा हमारे अर्थ में आता है, तो अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से। तो ये हमारे पास साउथ पोल है और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। तो ये मैग्नेट है अर्थ के बिल्कुल सेंटर में। ये मैग्नेट क्या करता है, इस प्लाज्मा को नॉर्थ और साउथ पोल से डेविएट कर देता है, और प्लाज्मा हमारी ज़मीन में नहीं आ पाता तो हमें नुकसान नहीं पहुंचता कोई। और जब ये गुजर रहा होता है ना नॉर्थ और साउथ पोल से, तो वहाँ मौजूद जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं हवा में, नाइट्रोजन के एटम्स, उनको आयोनाइज कर देता है।
जब उनको आयनाइज करता है तो क्या होता है कि एक लाइट, मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रातों में एक रोशनी देखने में मिलती है, उस रोशनी को कहा जाते हैं ऑरोरा। ऑरोरा, इसको डेंसिंग लाइट्स भी कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है इनको। कभी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि ग्रीन ब्लू लाइट्स जो है ना, ग्रीनिश टाइप की लाइट्स वो आसमान में इधर उधर मूव कर रही हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं ना, ठंडे ममालिक, वहाँ पर पाई जाती हैं। तो वो असल में प्लाज्मा जो आयनाइज करके जा रहे हैं ना हवा के मॉलिक्यूल्स को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, तो वो आपको ऑरोरा की सूरत में जो है ना वो दिख रहा होता है। तो वो प्लाज्मा आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट वो भी आसमान से जाता हुआ, जब वो नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिख रही होती हैं। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, प्लाज्मा सिर्फ सूरज के अंदर से ही निकलता है, अर्थ में प्लाज्मा मौजूद नहीं है कहीं पर भी। बाकी एक ब्लड प्लाज्मा होती है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बस समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। मैटर को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। या तो सब्सटेंस होगा या तो मिक्सचर होगा, सब्सटेंस या मिक्सचर। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं फिर, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें एलिमेंट्स कहलाती हैं। जैसे आयरन, लोहा, तो आयरन एक एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इसके अंदर सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम होगा। जैसे आयरन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब में एक ही तरह के एटम होते हैं। गोल्ड जो आपको दिखता है, गोल्ड की कितनी कोई भी चीज़ है, तो गोल्ड एक एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे, गोल्ड के अलावा और कोई एटम नहीं होंगे। इस तरह सिल्वर एक एलिमेंट है, क्योंकि सिल्वर या चांदी के अंदर सिर्फ सिल्वर के एटम्स होंगे और कोई एटम नहीं होंगे। तो ये तो एलिमेंट्स हो गए। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे वाटर, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो वाटर बन जाएगा, H2O फॉर्मूला है। इस तरह से नमक की बात करो, नमक के कंपाउंड है NaCl, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। दोनों सब्सटेंस कहलाते हैं। एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है और कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है। दूसरी चीज़ होती है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहेंगे? मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है दो चीज़ों का। मतलब कंपाउंड तो जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर इज एक्चुअली द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस। दो चीज़ें फिजिकली कंबाइन हो जाती है मिक्सचर के अंदर, फिजिकली कंबाइन होती है, केमिकली कंबाइन नहीं होती है। अब वेरिएबल कंपोजिशन होती है इनकी और ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं। मतलब आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, आराम से उसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर को जब सेपरेट किया जाएगा तो फिर हमें सब्सटेंस मिलेगा, और वो सब्सटेंस पर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। फिजिकली सेपरेट करने से मुराद कि ईजिली अगर आप उसको सेपरेट कर पाएँ। मिसाल के तौर पे जैसे नमक लिया मैंने, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ आयरन मिला दिया और मिक्स कर दिया, बिल्कुल मिक्स हो गया। अब हम आयरन और सॉल्ट की बात करें तो ये एक मिक्सचर बन गया। लोहे में अगर नमक मिला दिया, अब मैग्नेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को अलग कर सकते हैं, तब ये मिक्सचर है। चूँकि ये फिजिकली सेपरेबल है, और जब फिजिकली सेपरेबल होगा तो फिर ये दोनों चीज़ें हमें अलग अलग मिल जाएंगी। अब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी तरह से, तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई सब्सटेंस। अब इसमें से भी आयरन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, दैट्स व्हाई इट इज़ एन एलिमेंट। और सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, तो सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, तो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, तो सॉल्ट क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। बस समझ में आ गया, NaCl एक कंपाउंड हो गया। मतलब एक मिक्सचर में से हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। मिक्सचर सब्सटेंसेस के मिलाप से बनता है। डिफरेंट सब्सटेंस जो कैसे मिले? फिजिकली मिले। जब कोई चीज़ फिजिकली मिलती है तो उनको सेपरेट करना ईजी होता है। उनको हम डिफरेंट मेथड से एवोपोरेशन करके या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन से या फिल्ट्रेशन वगैरह के थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर में हमारे पास दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें ओवरऑल मिक्सचर हमारा एक ही स्टेट के अंदर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें अलग अलग हमें स्टेट में चीज़ें मिल जाती है, जैसे सस्पेंशन जिसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक गिलास लिया आपने, ये गिलास ले लिया आपने,
और इसे गिलास के अंदर आपने डाल दिया पानी, ये पानी डाल दिया आपने, इसके अंदर भी पानी डाल दिया, इसके अंदर भी पानी डाल दिया। पानी के साथ इसके अंदर आपने डाल दिया नमक, डाल दिया उसके अंदर आपने, और उसके अंदर आपने लोहे का पीस डाल दिया। अब नमक तो इसमें घुल जाएगा लेकिन लोहे का पीस इसके अंदर नहीं घुसेगा। लोहे का फॉर्मूला आयरन Fe होता है, वैसे आयरन लिख देते हैं। तो दोनों मिक्स तो हो गए हैं, दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। इसको अलग करना है आयरन के पीसेस को, या छोटे छोटे पत्थर कुछ भी हो तो उनको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। इसको अलग करना है तो एवोपरेट करेंगे, सारा पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। है तो दोनों के दोनों मिक्सचर, लेकिन ये वाला हमारे पास जो है वो सस्पेंशन है, क्योंकि जो हमारे पास मिक्सचर बना है वो दो अलग अलग स्टेट में आ रहा है, लिक्विड अलग आ रहा है और सॉलिड अलग आ रहा है। और ये हमारा होमोजीनस है, क्योंकि जो और ये सॉल्यूशन है। ये जो मिक्सचर बना है इसके अंदर मिलकर आपस में नमक पानी में मिलकर पूरा का पूरा लिक्विड हो गया ऊपर से नीचे तक ओवरऑल, इस वजह से ये सॉल्यूशन है। लेकिन पानी में अगर हम पत्थर डाल देंगे या फिर लोहा डाल देंगे तो वो अलग नहीं होगा। उसका मतलब हमारे पास सबसे मैटर जो है ना वो दो तरह का हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर को जब हम रिफाइन करेंगे तो सब्सटेंस हमारे पास आता है, उसके अंदर एलिमेंट कंपाउंड दोनों हो सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक तरह के एटम से बने हो, और कंपाउंड्स हो जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम मौजूद हो। और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है होमोजीनस मिक्सचर जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं, और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, दो चीज़ें मिली तो होंगी, उनका स्टेट सेम होगा। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में दो चीज़ें मिली होंगी और उनके डिफरेंट स्टेट्स होंगे, अलग स्टेट्स होंगे। बस समझ आ रही है? ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया कि मैटर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आज के अंदर हमने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री के फ़ायदे क्या हैं। 4 फ़ायदे देखे। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्लीनिंग वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करें केमिस्ट्री को। खाना खाना डाइजेस्ट करना इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जा रहा है क्लोरीन गैस को बनाने में, जिससे हम पानी को साफ़ कर रहे हैं, और केमिस्ट्री की मदद से हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल चीज़ें भी बना पा रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। 11 ब्रांचेज है जो कि हमने एक एक करके पढ़ी हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग लॉज और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हासिल किए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हासिल होता है, जैसे मिनरल्स वगैरह। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है या किसी एनिमल के अंदर हो रही है, जानदार जिस्म के अंदर हो रही है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, कि किस तरह से हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर हो रहा है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, जैसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, किस तरह से न्यूक्लियस टूटता है, उसके अंदर से रोशनी का अखराज होता है। और हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर, जिसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री कहते हैं, किस तरह से लेस हजार्डियस कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो हमारे अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बहुत छोटे से पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एटम्स वगैरह। ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से मेडिसिन बनाए जा सकते हैं, मेडिसिन बनाने के मेथड्स के बारे में उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। हाउ टू डेवलप सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन, है ना भाई। और कौन सी एक ब्रांच रह गई, कौन सी रह गई? हाँ, ग्रीन बता दिया। ग्रीन हो गया, क्वांटम हो गया, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, मेडिसिनल हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, और कौन सा बच गया? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बच गया था। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट कंपाउंड्स को पढ़ाते हैं लार्ज स्केल में, बड़ी तादाद में। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर क्या है। मैटर हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है। मैटर की 4 स्टेट्स होती है, 3 तो कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी स्टेट बताई थी प्लाज्मा। दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर जो सूरज से निकलती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ी कि मैटर में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। सारी चीज़ें समझ में आ गई।